हेलो एवरीवन, आई होप सही मौज में होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों, बेसिक ऑफ टेंस के नाम से हमने टेंस में पहला लेक्चर ले लिया है, ठीक। एंड मेरा ऐसा मानना है कि आपको सब कुछ समझ में आ भी गया होगा। चलिए, आज तो हम बात करने वाले थे एडवांस कंसेप्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा मेरा ऐसा मानना है कि बेसिक पे हल्का सा फोकस और कर लिया जाए। अब देखो, ऐसा क्यों? एडवांस कंसेप्ट आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक बेसिक्स ऑफ टेंस क्लियर ना हो। तो इसलिए एक दो लेक्चर पहले बेसिक बात कर लेते हैं। सभी तो नहीं, सारे के सारे तो नहीं, लेकिन कुछ टेंस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, उनका बेसिक लेक्चर तो पक्का लेंगे हम। शुरू के 4 प्रेजेंट के, 2 पास्ट के एंड 2 फ्यूचर के। ये 8 टेंस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। बाकी टेंस आप ना पढ़ो वो ठीक है, लेकिन इन 8 पे फोकस करना जरूरी है। तो एक तरीके से ट्रांसलेशन के माध्यम से मान लीजिए, या जैसा मानना है मान लेना, बट पहले बेसिक कवर करेंगे, ठीक। हाँ, एडवांस कंसेप्ट को मैं एक काम कर रहा हूँ, फिलहाल हम उस पर काम कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट कर दिया जाए। तो वीडियो हल्की सी लंबी हो सकती है, शायद 4 या 5 घंटे की, या इससे थोड़ा और ऊपर जा सकता है। वो पूरा एडवांस आपको एक ही वीडियो मिल जाएगा। क्लियर? तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज बेसिक है, तो बेसिक में एक काम करते हैं, 1 बाय 1 सभी टेंस को निपटा लेते हैं। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट का इंडेफिनाइट जो टेंस है उसके बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस, सबसे ज़्यादा जरूरी टेंस अगर कोई सा है बेटा, तो वह है प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस। इसके बारे में जितनी बातें क्लियर हों आपको, उतना बेहतर है। बात समझ रहे हो? अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, मीन्स पहचान क्या है, वो बात अलग है। आपने आज तक क्या पढ़ा है, ठीक, मैं चाहता हूँ खुद ही आप कमेंट कर दीजिए। और अगर टाइम मिलता है तो इंडेफिनाइट के साथ साथ हम कॉन्टिन्यूअस को भी निपटा लेंगे, ठीक। बट अब बात कर ले कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि आखिर में इसकी पहचान होती क्या है। देखो, सबसे पहली पहचान ये है कि इसको हम यूज करते हैं फैक्ट के लिए। अब फैक्ट का मतलब जानते हो, रियलिटी, इसका मतलब सच्चाई। अब ये 2 तरह के होते हैं, या तो वो आपका जनरल फैक्ट होगा और या फिर वो साइंटिफिक फैक्ट होगा। ध्यान सुनना कि प्रेजेंट का जो इंडेफिनाइट टेंस है उसको हम यूज करते हैं फैक्ट को बताने के लिए। अब या तो वो जनरल फैक्ट होगा या साइंटिफिक फैक्ट होगा। जनरल फैक्ट होना समझे आप? अब चीनी मीठी होती है, मीन्स जो बातें सबको पता है, वो कहलाता है जनरल फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट को ना जानते बेटा? अब सूर्य पूरब से निकलता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। बात समझ रहे हो? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। एसिड एंड बेस को मिला तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा, ये साइंटिफिक फैक्ट है। मीन्स जिसको साइंस प्रूफ कर चुका है वो कहलाता है साइंटिफिक फैक्ट। तो ट्रुथ एंड फैक्ट बात है कि ये सिनोनिम्स हैं। तो वैसा बोल लीजिए कि फैक्ट को बताने के लिए हम फिलहाल प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस यूज करते हैं। फिर बोल रहा हूं, ये बेसिक्स है, बस एक ट्रेलर है हल्का सा, पूरी मूवी तो बाकी अभी पढ़ेंगे एडवांस में, डोंट वरी, मजा आएगा। तो आइए, फैक्ट को बताने के लिए हम यूज कर लेते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस। बेटा, इसके अलावा जो हमारे रिपीटेड एक्शन होते हैं, रिपीटेड एक्शन या ऐसे बोल लीजिए फ्रीक्वेंट एक्शन, उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस यूज करते हैं। अब इसका मतलब समझना, रिपीटेड का मतलब समझे क्या, वो एक्शन जो डेली होते हैं, और फ्रीक्वेंट का मतलब वही है जो वो एक्शन जो डेली होते हैं। बात समझ रहे हो? तो रिपीटेड एक्शन और फ्रीक्वेंट एक्शन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस यूज कर लेते हैं। इसके अलावा जो भी हैबिचुअल एक्शन है, अब हैबिचुअल का मतलब जानते हो, अब आपकी आदतें या डेली एक्शन, उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस यूज करते हैं। ध्यान से देखो, दोनों एक ही बात है, रिपीटेड हैबिचुअल एक ही बात है, बस हल्का हल्का फर्क है, देख लीजिए सारा कुछ। नेक्स्ट आते हैं, 1-2 बातें ध्यान रखना कि स्टेट को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट का इंडेफिनाइट यूज करते हैं। अब कैसे, बात करेंगे आगे। साथ ही साथ कॉमेंट्री, ये एक अच्छा पॉइंट है। अगर कहीं पर कमेंट्री चल रही है तो बेटा उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस यूज करते हैं। और इसके अलावा कहीं पर अगर आपको अपना रिव्यू देना हो, रिव्यू किस चीज़ के बारे में, मान लीजिए कोई प्ले है उसके बारे में, कोई फिल्म है उसके बारे में, कोई बुक्स है उसके बारे में, तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस ही यूज़ करते हैं। और एक बात और कि जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, हेडलाइंस, उसके अंदर भी प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस यूज किया जाता है।
तो कुल मिला के ये सारी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन। ठीक, वो बात अलग है, आपने आज तक कुछ और पढ़ा है। आपने क्या पढ़ रखा है बेटा इसकी पहचान? आपने पढ़ रखा है ता है, ती है और ते है, कि जिन सेंटेंसेस के, जिन वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप गलत हो, ठीक। अब ऑब्वियसली किताबों में लिखा पड़ा कुछ तो सच्चाई होगी, अब बचपन से पढ़ता रहे कुछ तो बात होगी, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप 100% राइट हो। ये अधूरा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। ध्यान रखना है, असली पहचान इसकी ये है। बात समझ रहे हो? अब इंग्लिश सीखो तो इंग्लिश के तरीके से सीखो, ना कि हिंदी के तरीके से। असली पहचान इसकी ये रही। हाँ, इनमें से अधिकतर सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है लिखा आएगा, मानता हूँ, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि जहां भी ता है, ती है लिखा आ गया हर जगह वो इंडेफिनिट टेंस होगा। वो डिफरेंसेस हैं, वो आगे पढ़ेंगे एडवांस में, बेफिक्र रहिए, बस अभी नॉर्मल समझना। अब जरा वो समझ लेते हैं भाई। फैक्ट हो गया, ठीक है, दो तरह के होते हैं, जनरल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट। उसको बताने के लिए हमारा क्या प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आएगा। रिपीटेड एक्शन है, उसको बताने के लिए हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आएगा। फ्रीक्वेंट एक्शन है, उसको के लिए वही बात है। हैबिचुअल डेली एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। स्टेट और कमेंट्री, रिव्यू, हेडलाइंस, इन सब को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। आपने देखा होगा इंग्लिश के न्यूज़पेपर के अंदर खबर, कोई घटना हो गई 3 दिन पहले, वो खबर छपती है प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में, उसकी जो हेडलाइंस होती है। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक। अब इसको डिफरेंस समझना। अगर मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिया, तो ऊपर आप समझो, मैंने सेंटेंस लिया, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। पहला सेंटेंस बेटा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। वही मैं एक सेंटेंस और ले रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं और मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों टेंस में कौन कौन सा टेंस क्या है, तो ये आप जानते हो भाई, ये हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इतनी बात तो पता है। आपने कैसे पहचाना? आपने पहचाना इसको, पक्का इसको देख के लिखा पहचाना होगा, क्योंकि ये बचपन से पढ़ते आ रहे कि ताहे तीये का मतलब इंडेफिनिट टेंस, रहा रही का मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पढ़ते आ रहे हैं। तो बेटा आप वो चीज देख रहे हो जो दिखाई दे रहा है आपको, बात समझ रहे हो? अब वो चीज देख रहे हो जो दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं आप वो देखो जो मैं दिखाना चाहता हूं। ये चीज समझना कि ठीक है, ये हमारा इंडेफिनिट टेंस है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आप बिल्कुल राइट हो। बेशक आपने ताहे तीये रहा रही देख के पहचाना होगा, लेकिन इन दोनों में अंतर की तरह वो समझ लेना। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो बेटा इसका मतलब ये मेरा फ्रीक्वेंट एक्शन है या डेली एक्शन है, ये काम डेली होता है। ऑब्वियसली ताहे तीये लिखा गया कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब ये मैं काम डेली करता हूं। और मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये मेरा एक्शन टेम्पररी है, डेली नहीं होता। टेम्पररी मतलब बेटा समझना, जो हमारा इंडेफिनिट टेंस है ना, इसको हम यूज करते हैं इन सब के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपसे एक शॉर्टकट वर्ड पूछता है कि इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, तो आप सिंपल एक वर्ड ध्यान रखना, इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है परमानेंट एक्शन को बताने के लिए। फिर बोल रहा हूँ, प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट टेंस है उसको यूज करते हैं परमानेंट एक्शन को बताने के लिए। अब मैंने यहाँ पर कहीं तो बात हुई नहीं परमानेंट की, बेटा वो बात करूँगा एडवांस में, अभी नहीं, क्योंकि ये सब के सब आपके परमानेंट होते हैं। वो एक ग्रुप का नाम है, उस ग्रुप के अंदर सारे के सारे आएंगे। चलो, अब कोई भी चीज़ सिंगल तो है नहीं, अगर परमानेंट है तो टेम्पररी भी होगा। तो बेटा जो टेम्पररी एक्शन होता है ना हमारा, टेम्पररी, उसको बताने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर लेते हैं। तो समझना कि परमानेंट एक्शन होगा तो इंडेफिनिट टेंस, टेम्पररी होगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब वो परमानेंट कैसे, टेम्पररी कैसे, बाद की बात है, बस ध्यान रखना कि ये सारे के सारे एक्शन परमानेंट वाले ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। टेम्पररी को समझे आप, एक ऐसा एक्शन जो शुरू कब हुआ हमें नहीं पता, लेकिन जिस समय बात कर रहे हैं उस समय वो एक्शन प्रोसेस में है। और एक बात और जानते हैं, कुछ देर बाद वो एक्शन फिनिश हो जाएगा। जिस एक्शन की शुरुआत कब हुई हमें नहीं पता, एंड कब नहीं होगा वो भी नहीं पता हमें, लेकिन एक बात तो जानते हैं कि कुछ देर बाद फिनिश हो ही जाएगा वो, ठीक।
जिस समय बात कर रहे हैं उस समय वो एक्शन प्रोसेस में है, तो बेटा वो कहलाता है टेम्पररी एक्शन, वो कहलाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं, एक ऐसा एक्शन जिसकी शुरुआत कब हुई हमें नहीं पता, लेकिन जिस समय बात कर रहे हैं उस समय प्रोसेस में है, वो कहलाएगा टेम्पररी एक्शन, और उसको बताने के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो बड़ा सिंपल सी बात है, जिस समय ये बात बोल रहा हूँ उस समय काम चल रहा है, ऑब्वियसली रहा लिखा गया, शुरू कब हुआ हमें नहीं पता, तो ये हमारा टेम्पररी एक्शन कहलाएगा। तो परमानेंट का उल्टा क्या होता है, टेम्पररी होता है। अब ये बनेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले इतना डिफरेंस समझिए, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। अब मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब ये आई टीच कैसे बना, आई एम टीचिंग कैसे बना, बेटा इनका इज़ क्यों आ गया, आईएनजी फॉर्म क्यों आई, इससे ही बात करेंगे। पहले डिफरेंस समझो, समझना ज्यादा है पढ़ना कम है। पहले समझिए कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन दोनों टेंस में कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है, और अगर आपने ये बोला कि पहला इंडेफिनाइट है दूसरा कॉन्टिन्यूअस है, तो बेटा ध्यान रखना आप केवल वही बोल रहे हो जो दिखाई दे रहा है आपको। मैं चाहता हूं थोड़ा उससे अलग सोचो, ठीक है ना, खोपड़ी का यूज करो। पहला डिफरेंस क्या है कि ये हमारा फ्रीक्वेंट एक्शन है, काम डेली होता है। दूसरा क्या है, ये हमारा टेम्पररी एक्शन है, जिस समय बात बोली जा रही है केवल उस समय काम हो रहा है। चलो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैंने दोनों की इंग्लिश लिख दी है, ठीक। अब और डिफरेंस का समझना, बेटा अगर ये काम डेली होता है, फ्रीक्वेंट है, तो क्या ऐसा मान लो कि ये मेरे प्रोफेशन के बारे में बात हो रही है, ये मेरा प्रोफेशन है, बात समझ रहे हो, वो मेरा प्रोफेशन मान लेंगे हम। चलिए अगर वो मेरा प्रोफेशन है तो यहां एक बात तो क्लियर है, जो आई लिखा रहा है ना इसका मतलब वो टीचर है, ये बात भी क्लियर कि ये जो आई लिखा आ रहा है, इस आई का मतलब क्या माने, इस आई का मतलब ये मानना पड़ेगा कि ये इंसान पक्का एक टीचर है। अब ऑब्वियसली जो इंसान डेली इंग्लिश पढ़ाता है वो टीचर ही होगा, चाहे वो घर पे कोचिंग क्यों देता हो, चाहे किसी स्कूल के अंदर हो, चाहे किसी संस्था के अंदर हो, वो बात अलग है टीचर किस लेवल का है। लेकिन एक बात तो क्लियर, जो इंसान उस काम को डेली करता है वो उसका प्रोफेशन कहलाएगा, और वो उस प्रोफेशन का प्रोफेशनिस्ट होगा। बात समझ रहे हो, तो सिंपल सी बात है, अगर बोल रहा हूँ आई टीच इंग्लिश तो इसका मतलब जो आई है ये टीचर है, और अगर मैंने बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश तो इसका मतलब इस आई को क्या माने, तो बेटा ये टीचर हो भी सकता है और नहीं भी। अब क्या पता वो टीचर ही हो और जिस समय बात चल रही है उस समय वो इंग्लिश पढ़ा भी रहा हो, तो ये टीचर हो भी सकता है। और वैसे मान लो टीचर ना हुआ तो ठीक है, टीचर नहीं है, बस आज पढ़ा रहा है केवल, वो जिस समय बात चल रही है उस समय पढ़ा रहा है, तो टीचर नहीं भी सकता है। तो मीन्स यहाँ पे वो ग्रे एरिया है, यहाँ वो चांसेस है कि ठीक है इसमें सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है कि जो आई लिखा आ रहा है इस आई का मतलब क्या माने, इसको टीचर माने या ना माने, तो ये टीचर हो भी सकता है नहीं भी, ये आपका टीचर हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन ये तो फिक्स है कि ऊपर टीचर है, क्योंकि टेम्पररी एक्शन है, जिस समय बात बोली जा रही है बस उस समय काम चल रहा है, डेली होता है इसमें, यहाँ पे ये बात नहीं बोल रही। अब क्या पता वो इंसान टीचर ही है और जिस समय बात चल रही है उस समय पढ़ा रहा है, तो टीचर मानना पड़ेगा। लेकिन क्या पता वो टीचर ना हुआ तो बस आज पढ़ा रहा है केवल, तो नॉर्मल इंसान मानना पड़ेगा। तो मीन्स यहाँ तो वो ग्रे एरिया है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ तो फिक्स है कि ये टीचर है। तो इतना डिफरेंस इन दोनों में है, बात समझ रहे हो। अब मैं चाहता हूं कि इस सेंटेंस को जरा एक तीसरे सेंटेंस से और कंपेयर कीजिए, बस हल्का सा मैं स्पेस चाहता हूं। कहाँ लिखें, यहाँ लिख लें, चलो यहाँ लिख लेते हैं। एक तीसरा सेंटेंस और देखिए, मैंने कहा मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैंने अभी आपसे कहा कि रहा रही का मतलब वही है टेम्पररी एक्शन, जिस समय बात बोली जा रही है उस समय काम चल रहा है, बस दैट्स इट, डेली नहीं होता वो। लेकिन मैंने बेटा एक बात बोली थी कि एक ऐसा एक्शन जिसकी शुरुआत कब हुई हमें नहीं पता, बस वो जिस समय बात बोली जा रही है उस समय काम चल रहा है। और एक बात जानते हैं, कुछ देर बाद फिनिश तो हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन शुरुआत कब हुई ये नहीं पता। अब सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 3, इन तीनों में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली दोनों में काम चल रहा है, मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ का मतलब आज भी पढ़ाता हूँ, तो काम तो यहाँ भी चल रहा है, काम यहाँ भी चल रहा है बेटा। लेकिन इसमें काम शुरू कब हुआ ये नहीं लिखा, और यहाँ पे काम शुरू कब हुआ ये लिख उठाए,
कहाँ पे? 2 साल से। तो जिसमें फिलहाल देखो, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, मैंने कहा है कि टेम्पररी एक्शन आता है कॉन्टिन्यूस टेंस को बताने के लिए, एक ऐसा एक्शन जिसकी शुरुआत कब हुई हमें नहीं पता, लेकिन जिस समय बात चल रही है उस समय काम चल रहा है। लेकिन अगर इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे काम शुरू कब हुआ ये तो पता चल गया हमें, तो इसको आप कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं मानोगे बल्कि इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मानोगे, और क्या बन जाएगा? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब 2 साल के मतलब 4 2 years, बेटा इसकी इंग्लिश ये बनेगी। अब ये क्यों बना, कैसे बना, ये बात करें कल की वीडियो में, आज नहीं। मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कल निपटाएंगे, आज नहीं। आज हमें थोड़ा इन दो फोकस करना है। वो तो मेरे पास इसको लेकर थोड़ा, उससे मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि टेम्पररी का मतलब समझे क्या, इसका मतलब वो कि शुरुआत कब हुई हमें नहीं पता, लेकिन अभी जो काम चल रहा है ध्यान रखना, और जिस सेक्शन में शुरुआत पता चल जाए वो बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। अगर बेटा इतनी बातें क्लियर हैं तो मैं चाहता हूं थोड़ा हल्का सा इन दोनों में कितना अंतर है आपने ढूंढा, हल्का सा अंतर और ढूंढ लीजिए। आओ, जब इतनी बात क्लियर है कि पहला जो सेंटेंस है इसमें जो आई लिखा आ रहा है वो टीचर है, अब दूसरा सेंटेंस जो है वो उसमें वो टीचर नहीं है, गारंटी नहीं है। तो बेटा एक चीज सुनना, अगर ये इंसान टीचर है तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई टीच इंग्लिश एंड आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, दोनों सेंटेंस एक है या अलग है? फिर बोला हूं, ये दोनों सेंटेंस एक है या अलग है? जरा सोचना एक बार कि आई टीच इंग्लिश और आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, दोनों एक है या अलग है? देखो मैंने ये सेंटेंस कई बार पूछा है अपने स्टूडेंट से और वो कहते हैं कि ये अलग है। अलग क्यों? ऑब्वियसली यहाँ पे 3 वर्ड है, वहाँ पे 3 से फालतू वर्ड है, ये इंडेफिनाइट टेंस वो इज एम आर है। लेकिन बड़ा फिर मैंने भी कहा ना, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक है, खुद तो हिले हुए हो तो तुम्हें हिले हुए लोग मिल जाते पढ़ाने वाले भी, तो समझना ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों सेंटेंस सेम है, जो मीनिंग वही है वही मीनिंग यही है। ये आपका इंडेफिनाइट टेंस है तो बेटा ये भी आपका इंडेफिनाइट टेंस ही है प्रेजेंट का। अब ऐसा कैसा हो गया, याद करो जो पहला लेक्चर था आपका ट्रांसलेशन के अंदर, उसमें एक चीज समझाई थी, किसी भी सेंटेंस में अगर इज एम आर अकेला आ गया तो ये मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस। तो पुराना लेक्चर जो हमारा देख लेना, ये भी हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है, ये भी हमारा प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है। आप हिंदी पे मत जाओ, स्ट्रक्चर पे मत जाओ, इसकी सेंस देखो। फिर बोल रहा हूं, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस राइट रॉन्ग कब मानोगे? सबसे पहली कंडीशन उसका स्ट्रक्चर राइट होना चाहिए और दूसरी कंडीशन उसकी मीनिंग भी दुरुस्त होनी चाहिए बेटा, दोनों चीज। अब होता क्या ना, बचपन से हम फोकस करते आते किस पे? स्ट्रक्चर पे, मीनिंग पे कभी फोकस तो करते नहीं। और बाई चांस मान लीजिए कोई एक ऐसा सेंटेंस फंस गया आपके सामने कि जिसको आप अगर स्ट्रक्चर सही कर रहे हो तो मीनिंग गलत, मीनिंग सही कर रहे हो तो ये गलत, तो बेटा ध्यान रखना आप स्ट्रक्चर को सेक्रीफाइस कर देना, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी कंडीशन पे मीनिंग गलत नहीं होनी चाहिए, मीनिंग हमेशा दुरुस्त होनी चाहिए। तो ठीक है, इसको लिखने का तरीका अलग है, उसको लिखने का तरीका अलग है, लेकिन बात तो एक ही है, एक ही बात है। कोई मुझसे पूछता कि आपके डैडी क्या करते हैं, व्हाट्स योर फादर, या व्हाट डज योर फादर डू, तो बेटा एक ही बात है, व्हाट्स योर फादर का मतलब वही है कि आपके डैडी क्या करते हैं। अब इसका आंसर भी सुन लो, लगा जी मेरे डैडी एक ट्रक ड्राइवर हैं, सो माय फादर इज अ ट्रक ड्राइवर, बन गया। अगर मैं ये ना बोलूं और मैं ये बोल दूं माय फादर ड्राइव्स ट्रक्स, बात तो एक ही है कि मेरे डैडी ट्रक ड्राइवर हैं और मेरे डैडी ट्रक चलाते हैं, बेटा बात तो एक ही है, चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, दोनों ही प्रेजेंट के इंडेफिनाइट टेंस हैं और दोनों के माध्यम से अपना प्रोफेशन शो कर रहे हो आप। अब मान लीजिए मैंने किसी से पूछा भाई आपके डैडी क्या करते हैं, वो बच्चा बोल रहा है कि मेरे डैडी एक दुकानदार हैं, माय फादर इज अ शॉपकीपर, ठीक है उनका प्रोफेशन है। इसे ना बोल के थोड़ा अलग बोल दे कि मेरे डैडी दुकान चलाते हैं, माय फादर रन्स अ शॉप, तो बेटा ये भी राइट है, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। तो ये बोल रहा हूँ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, इसे समझिए। लिखना कम है, पढ़ना कम है, समझना ज़्यादा है। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जब इसको ले लिया है
तो एक चीज़ फालतू और पढ़ लेते हैं। जब ये समझ गए भाई एक्सक्यूज मी, आई टीच इंग्लिश की मीनिंग वही है जो मीनिंग आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश की है, तो क्या बेटा इसको मैं ऐसा नहीं बोल सकता आई एम एन इंग्लिश टीचर। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे बोल दूं आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो वही बात है या अलग? देखो ये है बारीकियाँ, ये है इंग्लिश की बारीकियाँ। अब आई डोंट नो आपने टेंस पहले कैसे पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ा, किस लोगों ने कैसे पढ़ाया, आई डोंट नो। फिलहाल मेरा ऐसा मानना है बेटा टेंस पढ़ा रहा हूँ और तसल्ली से पढ़ेंगे इसको, बेशक 1-2 लेक्चर फालतू हो जाए, उससे बात फिर बेफिक्र रहना। अक्सर जो मेरी वीडियोस होती हैं वो 1 घंटे के आसपास की होती हैं। ऑब्वियसली कंसेप्ट ऐसा होता है, अब ये 10 मिनट के अंदर कैसे तुम्हें बताओ सिखा दूँ? समझना पड़ेगा, मेरी बात सुननी पड़ेगी, मुझे आपकी सुननी पड़ेगी, तब जाकर हम बातें समझेंगे। तो समझिए, तसल्ली से देखिए, हर एक बारीकियाँ समझनी है हमें। जब पता है आई टीच इंग्लिश का मतलब वही है आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकता आई एम एन इंग्लिश टीचर? अब मान लीजिए अगर मुझे अपने बारे में बताना हो कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ या मैं अंग्रेजी का टीचर हूँ, मुझे अपने बारे में बात करनी है और मैं इस तरीके से नहीं बोलना चाहता, मैं बोलना चाहता हूँ इन तरीके से, तो ये बताओ कि मुझे कौन सा बोलना चाहिए, पहला सेंटेंस या ये वाला? दोनों एक माने या दोनों अलग अलग माने? 2 क्वेश्चन है, दोनों को एक माने या दोनों को अलग माने? अब मैं कौन सा बोलूँ, मैं अपने बारे में कौन सा बोलूँ, पहला या दूसरा? तो बड़ा सुनो, बेशक आपको दिखने में ये एक लग रहा हो, लेकिन ये दोनों अलग हैं। स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, लेकिन सेंस में बहुत फ़र्क है। बेटा ये जो इंग्लिश है ना, इसका मतलब सब्जेक्ट, और जो ये वाला इंग्लिश है इसका मतलब है नेशनैलिटी, मतलब वहाँ की राष्ट्रीयता। तो ये जो आई लिखा रहा है बेटा, इसका मतलब ये हमारा अंग्रेज इंसान होगा, कोई इंग्लिश मैन होगा। लेकिन जो ये आई लिखा रहा है ये अंग्रेज नहीं है, ये नॉर्मल इंसान है, बस अंग्रेज नहीं है। यहाँ पहले सेंटेंस में जो इंग्लिश है वो उसका सब्जेक्ट है, टीचिंग सब्जेक्ट है, कि ठीक है एक इंसान है वो पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है, तो इंग्लिश का टीचर है वो, इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर है। लेकिन इसका मतलब ये है जो दूसरा सेंटेंस है कि वो एक अंग्रेज है और वो टीचर है, पढ़ाता मैथ होगा, पढ़ाता साइंस होगा, पता नहीं। यहाँ जो इंग्लिश लिखा आ रहा है ये सब्जेक्ट नहीं है, उसकी नेशनैलिटी है। अब मुझ पर कौन सा सूट करेगा? ऑब्वियसली आई कैन नेवर बिकम एन इंग्लिश मैन, मैं कभी अंग्रेज नहीं बन सकता। अब इंडियन हूँ तो इंडियन ही रहूँगा, ठीक। हाँ, तो मुझे कौन सा बोलना पड़ेगा? मुझे ये बोलना पड़ेगा आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ना कि आई एम एन इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर मतलब बेटा समझाना कि वो आपका अंग्रेज है, उसका टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, मैथ पढ़ाता होगा, कुछ और पढ़ाता होगा, बस वो एक टीचर है और वो अंग्रेज है। प्रोफेशनलिस्ट टीचर है वो, प्रोफेशन से और नेशनैलिटी से वो अंग्रेज है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है? वो इंग्लिश उसका सब्जेक्ट है। मुझ पे बात कौन सी लागू होगी? पहली वाली, ये वाली, लेकिन राइट सारे हैं। तो आई होप इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत कुछ समझा आपने, सीखा आपने, ठीक। और इसको मैं थोड़ा अलग करा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस से अलग कैसे होता है। वही बात है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब टेम्पररी एक्शन और इंडेफिनिट टेंस का मतलब डेली एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्शन, या एक वर्ड में सिंपल सी बात है परमानेंट एक्शन। चलिए बहुत कुछ समझ लिया, अब जरा दोबारा इंडेफिनिट पर लौट के आते हैं। चलो बेटा ये तो हो गया। अब बात करते कि ठीक है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जरा इस पर गौर करना। ये छोटे से बदतमीजी है जो बचपन से पढ़ रखी है हमने बेटा। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज कीजिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कीजिए, फिर यूज कीजिए ऑब्जेक्ट का। पता है मुझे कि आपके दिमाग में बात चल रही होगी एस या ईएस कहाँ गया, वो बदतमीजी और कुछ नहीं है। एस या ईएस अलग से नहीं लिखना आपको बेटा, समझो इस चीज को। मान लीजिए गो है, ये क्या है? बेस फॉर्म, इससे बना गोज, अगला बनता है वेंट, फिर बनता है गोन और लास्ट में गोइंग। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल इस पर फालतू फोकस नहीं करना, फोकस शुरू पे करना है। हम जानते हैं सारी के सारी हमारी डिराइव्ड फॉर्म कहलाती है, ठीक। अब बेटा हम पहले एक पुरानी वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बेस फॉर्म जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लूरल होती है। गोज जो है डिराइव्ड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे? सिंगुलर।
बाकी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कितनी है, तो बेटा दो हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। अब जानते भाई इंडेफिनाइट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और हम जानते हैं कि कितनी है, दो हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। तो एस या ईएस तो पहले से लगा होता है, जिस वर्ब के साथ में एस या ईएस लग गया समझ जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंगुलर होती है। अब इंग्लिश का एक रूल है कि जैसा आपका सब्जेक्ट होगा ठीक वैसी वर्ब होगी। फिर सुनना, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा ठीक उसकी वैसी वर्ब होगी। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो समझ जाना वो टेंस होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब होनी चाहिए, ये पढ़ेंगे मूड के अंदर। इंडिकेटिव मूड क्या होता है, सब्जेक्ट के अंदर अकॉर्डिंग ही वर्ब होनी चाहिए, जैसा आपका सब्जेक्ट वैसे उसकी वर्ब होनी चाहिए। सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। जहां पर ये रूल टूट गया बेटा समझ जाना वो टेंस नहीं होगा बल्कि मूड होगा। अब मूड में क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल वाला कंसेप्ट लागू नहीं होता, वहां सिंपल सी बात बेस फॉर्म आती है, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो बेस फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो प्रेजेंट हो पास्ट हो कुछ भी हो। लेकिन जहां वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है उनमें इन्फ्लेक्शन आ जाता है, वो टेंस होता है। मूड के अंदर वर्ब की फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती। अब पढ़ेंगे एडवांस में, छोड़ो यहाँ पे। कुल मिला के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, और जो एस या ईएस आप अलग से ऐड करते थे मत कीजिए, पहले से ऐड है वो। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। ठीक, अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं दो सेंटेंस ले रहा हूं और इसको जरा दोबारा प्रूफ कर रहा हूं ऐसा कैसे। बेटा मैं एक हिंदी बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा, आप खुद लिख लेना। मैं हिंदी बोल रहा हूं कि वह हमारे साथ जाता है और वे हमारे साथ जाते हैं। पहला सेंटेंस है ही गो या गोज विद अस, और एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, दे गो या गोज विद अस। लीजिए दो सेंटेंस हैं, ही गो गोज विद अस, दे गो गोज विद अस। हम जानते हैं बेटा गो भी और गोज भी दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस है, हमें चेक ये करना है कौन सी वर्ब राइट होगी। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। गोज क्या है, सिंगुलर, ये राइट ये गलत। बात समझ आया। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। गो क्या है, प्लूरल, तो गोज गलत, यहाँ गो राइट। तो ऊपर वाले सेंटेंस में गो गलत, गोज राइट था। नीचे वाले सेंटेंस में गो गलत, सॉरी गो राइट है, गोज गलत है। तो कुल मिला के एस या एस तो पहले से लगा होता है, अलग से नहीं लगाना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये बात ध्यान रखना। बात समझ रहे हो। चलिए सेंटेंसेस वगैरह आप खुद बना लोगे, हिंदी वगैरह खुद ही लिख लोगे आप, छोड़ो आगे चलते हैं। इसका अगर बाई चांस सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाए बेटा तब क्या करोगे आप। नेगेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं केवल बेस फॉर्म का यूज करते हैं, केवल बेस फॉर्म। अगर आपका नेगेटिव है तब भी और इंटरोगेटिव हुआ तब भी, वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये वाला कंसेप्ट लागू नहीं होता। सब्जेक्ट कैसा भी हो आपको बेस फॉर्म यूज करनी है। करना है क्या, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो हम अलग से लगाएंगे हेल्पिंग और डू और डज आएगा, साथ में नोट लगा देना जो एडवर्ब है, ऑफ नेगेशन और बेस फॉर्म। अब बेटा बेस फॉर्म का मतलब वही है कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वाली, बिना एस या ईएस वाली, बिना एस या ईएस वाली, फिर ऑब्जेक्ट। चलो मैं कह रहा हूं वह मुझसे बात नहीं करता, लिख दो हिंदी, चलो ठीक है, वह मुझसे बात नहीं करता है। तो बेटा इसका मतलब कभी बात नहीं करता, बनाइए इंग्लिश, ही डज नॉट। अब यहां क्या राइट माने, टॉक या टॉक्स टू मी, देखना क्या राइट मानोगे, टॉक या टॉक्स। ऑब्वियसली सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कायदे से तो टॉक्स आना चाहिए था, लेकिन सेंटेंस कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव में होता क्या, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म टॉक है टॉक्स नहीं, तो ऐसे यस काट दो। क्या बन जाएगा, ही डज नॉट टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करता। अगर बाई चांस यहाँ पे ही नहीं है तो मुझसे बात नहीं करते, यू डू नॉट। अब चेक करना कि टॉक लगाएं या टॉक्स लगाएं। तो बेटा अभी भी सेंटेंस आपका नेगेटिव है, बेस फॉर्म चाहिए तो टॉक राइट है, टॉक्स गलत।
मतलब नेगेटिव होते ही आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये वाला कंसेप्ट गलत हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई। अब इंटरोगेटिव क्या करना है, इस चीज को उठाओ, कहाँ लगाओगे, शुरू में, किस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बना लेते हैं। और WH वर्ड हुआ तो उससे पहले लगा दोगे। ये बच्चों वाली बातें आप जानते होंगे। मैं कह रहा हूँ तुम संडे को क्या करते हो, व्हाट डू यू डू ऑन संडेज, संडे में ऐसा आएगा। तो इसका मतलब बेटा आप वीकेंड पे मतलब हर संडे क्या करते हो। सो व्हाट डू यू डू ऑन संडेज, ये व्हाट जो है हमारा WH वर्ड है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, यो सब्जेक्ट हो गया, और जो डू लिखा रहा है ये करने वाली मेन वर्ब है, तुम क्या करते हो। ऑन प्रीपोजिशन हो गया, और ये उसका अपना ऑब्जेक्ट हो गया, किसका, ऑन प्रीपोजिशन का। तो बन गया कि आप संडे को करते क्या हो, व्हाट डू यू डू ऑन संडेज। आई होप इंडेफिनाइट टेंस में कोई डाउट नहीं होगा, सारा कुछ समझ में आ गया है। बड़ा लगे हाथ मैं चाहता हूं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में निपटा लीजिए। और हाँ, इसको थोड़ा और बारीकी समझेंगे, ये तो पक्का पूरा एक नया चैप्टर बनेगा, इस पे तो पूरा 1 घंटे लेक्चर होगा एडवांस के अंदर, मतलब सारी बातें समझेंगे एडवांस के अंदर। बस अभी ध्यान रखना कि ठीक है, आपके माइंड में इतनी सी बात आ गई कि ता है तिये का मतलब वो काम डेली होता है। अगर इतनी सी बात पता चल गई आपको तो ठीक है, एडवांस आपको समझ में आसानी होगी, सीखने और सिखाने में आसानी होगी, मुझे भी समझाने में आसानी होगी। इसलिए एडवांस को समझने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन पहले से आपको होनी चाहिए बेसिक के बारे में, मैं केवल उतना ही इंक्लूड कर रहा हूँ। बाकी बेटा टेंस तो ऐसा चैप्टर है कि 1.5-2 महीने पढ़ लो तब भी कम पड़ जाएगा, बात समझ रहे हो, तब भी कम पड़ जाएगा। तो समझना, ये पूरा आपका इंडेफिनाइट टेंस था। आई होप सारी बातें क्लियर होंगी। अब जरा बात कर लेते हैं प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, इसे भी निपटा लेते हैं। बस 5 मिनट का खेल है, वो तो बहुत छोटा सा है। चलिए तो डाल लीजिए हेडिंग, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले ही समझा दिया इसकी बेटा आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो देखो, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या लिख दूं, आइडेंटिफिकेशन, पहचान। तो बेटा इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो सिंपल एक वर्ड में बोलते हैं, टेम्पररी एक्शन। टेम्पररी एक्शन अब समझना कैसे। अभी हमने डिस्कस करा कि इंडेफिनाइट टेंस की पहचान होती है परमानेंट एक्शन, वो तो एक सिंपल एक वर्ड में आंसर हो गया। लेकिन परमानेंट वो एक्शन है या नहीं, ये कैसे पहचानोगे आप, वो सिखाया जाएगा आपको एडवांस में। ठीक, तो परमानेंट उस ग्रुप का नाम है। अब उसमें कई तरह के एक्शन आते हैं, वो जो भी एक्शन थे हमने यहाँ पे लिखे थे। ठीक, उसी प्रकार टेम्पररी भी एक ग्रुप का नाम है। अब कोई भी एक्शन टेम्पररी कैसे पहचानोगे आप, तो उसके लिए 2-3 तरीके हैं, आओ देखते हैं कौन कौन सा। बेटा टेम्पररी तो ग्रुप का नाम हो गया, इसमें सबसे पहला जो आएगा वो आएगा ग्रेजुअल चेंज को बताने वाले जो एक्शन होंगे। ग्रेजुअल चेंज को बताने वाले जो एक्शन होंगे बेटा वो टेम्पररी एक्शन के अंदर ही आएंगे। तो ऐसा बोल लीजिए कि ग्रेजुअल चेंज को बताने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। इसके अलावा ऑन गोइंग एक्शन, जोन से भी आपके एक्शन ऑन गोइंग होंगे, मतलब जिस समय बात बोली जा रही है उस समय काम चल रहा है, वो भी आपका टेम्पररी कहलाएगा, और वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर ही आएगा। तो ग्रेजुअल चेंज को बताने के लिए क्या होता है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऑन गोइंग एक्शन का मतलब वही है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतनी बात समझ में आ गई। अब चेंज इन स्टेट, किसी भी स्टेट में चेंज आ जाए, चेंज इन स्टेट, उसको बताने के लिए भी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर लेते हैं। एक चीज समझना, यहां भी चेंज वर्ड आ गया बेटा, यहां भी चेंज आ गया। अब सिंपल सी बात, परमानेंट के लिए प्रेजेंट का इंडेफिनाइट टेंस, अब परमानेंट का उल्टा क्या होता है, टेम्पररी, टेम्पररी के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप ये बताओ जिस चीज में चेंज आ रहा है, जो बोल रहे हैं वर्ड चेंज, ये चेंज वर्ड अपने आप में है क्या ये परमानेंट है? परमानेंट तो नहीं है। अगर ये परमानेंट ना होता तो चेंज क्यों लिखा था बेटा, चेंज का मतलब तो चेंज हो रहा है, जब चेंज हो गया तो परमानेंट कहां से रह गया। तो कुल मिलाकर अगर आपको चेंज को बताना हो तो चेंज को बताने के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। वो चेंज किसी भी तरह का हो जाए, किसी के स्टेट में चेंज, किसी के स्पीड में चेंज, कोई ग्रेजुअल चेंज है,
कैसा भी चेंज क्यों ना हो उसको बताने के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे चेंज होते हैं ना बेटा, ये दो तरह के होते हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ दुनिया में सिंगल नहीं है, एक बात को गांठ बांध लेना ढंग से, कोई भी चीज़ दुनिया में सिंगल नहीं है। अगर यहाँ बात हो रही है ग्रेजुअल चेंज को बताने के लिए, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो बेटा ग्रेजुअल का उल्टा दूसरा पेयर भी होगा, बिल्कुल, वो कहलाता है एब्रप्ट या फिर सडन। मतलब एक ऐसा चेंज जो अचानक हो जाए। ग्रेजुअल का मतलब जो धीरे धीरे हो रहा हो काम, और एब्रप्ट का मतलब जो स्पीड में अचानक हो गया। तो बेटा इसको बताने के लिए प्रेजेंट का या पास्ट का भी हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। एब्रप्ट चेंज को बताने के लिए परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। कैसे पढ़ेंगे कल की वीडियो में। बाई चांस अगर वो चेंज आपका ग्रेजुअल हुआ, जो काम धीरे धीरे चल रहा है, तो उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जो हमने बोला बेटा चेंज इन स्टेट, इसका मतलब समझ जाना चेंज किस तरह का होगा, स्टेट के अंदर ग्रेजुअल होगा, आराम आराम से हो रहा है। अगर मान लीजिए वो एब्रप्ट हुआ स्टेट के अंदर, तो परफेक्ट टेंस आ जाएगा। ग्रेजुअल चेंज के लिए हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर वो एब्रप्ट हुआ तो परफेक्ट टेंस आ जाएगा। पढ़ेंगे इसको कल कैसे, ठीक। चलिए ये बात समझ गए। लेकिन आपने इसकी पहचान कुछ और पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है तो देखो यहाँ दिखाता हूँ। आप हिंदी में पढ़ते हो ना, बात यही है। आपने पढ़ा होगा जिन वाक्यों के लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं, ये लिखा आ जाए, वो कहलाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बेटा देखो, अभी कुछ देर पहले हमने एग्जाम्पल लिया था और मैंने खुद कहा था दोनों में अंतर क्या है। अगर आप अभी भी रहा है, रही है, रहे हैं का आंसर रिप्लाई करोगे तो वही है, आप वही देख रहे हो जो दिखाया जा रहा है, लेकिन जो दिखाना चाहता हूँ वो नहीं देख पा रहे आप। थोड़ा खोपड़ी खोलो, साइंस पे फोकस करो बजाय हिंदी पर। चलो अगर आप हिंदी लिखकर सीखते हो तो एक काम करना, मैं इसके अलावा 2-3 हिंदी और लिख रहा हूँ, सुनिए। हुआ है, हुई है और हुए हैं। बेटा ये पहचान भी हमारी कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है। अब आपके माइंड में हल्का सा क्लिक करेगा कि भाई ये तो परफेक्ट टेंस की पहचान है, कॉन्टिन्यूअस कैसे? तो बेटा ध्यान रखना, हुआ है, हुई है, हुए हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान तभी बनेगी जब इसके साथ 4 वर्ड मीनिंग आ जाए। 4 वर्ड मीनिंग कौन सी? पहली मीनिंग बैठा हुआ है, दूसरा खड़ा हुआ है, लेटा हुआ है या सोया हुआ है। अगर इन चारों के साथ हुआ है, हुई है, हुए लिखा गया तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। बात समझ रहे हो? इन चारों को छोड़कर किसी और एक्शन के साथ में अगर हुआ है, हुई है, हुए लिखा गया तो बड़ा परफेक्ट टेंस बन जाएगा। वो मार्केट गया हुआ है, मैंने देखा हुआ है, सुना हुआ है, लिखा हुआ है, खाया हुआ है, पिया हुआ है, ये सब परफेक्ट टेंस है। लेकिन सोया हुआ है, खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। इसके अलावा एक हिंदी और ऐड कर लेना, पहन रखा है। अब मान लीजिए बोल रहा हूँ इसने लाल शर्ट पहन रखी है, तो बेटा ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। बात समझ रहे हो? तो अगर आप हिंदी लेके चलते तो बेटा इस रहा, रही, रहे को थोड़ा एडिट कीजिए और इसके अंदर जरा इस हिंदी को भी शामिल कर लीजिए। अब बात रही कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट लगाइए, इज, एम, आर का यूज करना है आपको, और साथ में वर्ब की 4th फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब बेटा 4th फॉर्म जानते हो, आईएनजी फॉर्म। अब एक सेंटेंस देखो, वह सो रहा है, और एक और, वह सोया हुआ है। अब बेटा अगर आप हिंदी देखोगे तो दोनों सेंटेंस तो अलग है। ऑब्वियसली हिंदी के बेस पे दोनों सेंटेंस अलग है, लेकिन मैंने भी आपसे कहा कि जो दिखाई दे रहा है वो मत देखो, जो दिखाना चाहता हूँ वो देखिए। हिंदी छोड़ो, सेंस देखो, दोनों एक ही बात, अलग अलग है। ऑब्वियसली एक ही बात है। वह सो रहा है का मतलब जिस समय बात बोली जा रही है उस समय एक्शन प्रोसेस में है, तो एक्शन गोइंग ऑन है, चल रहा है, बात क्लियर है। और वह सोया हुआ है का मतलब वही है जिस समय बात बोली जा रही है उस समय भी एक्शन गोइंग ऑन है, काम चल रहा है, तो वही तो हो गया, ये रहा सोया हुआ है। अब क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? ही इज स्लीपिंग, ये बन गया। अब बेटा इस टेंस की इंग्लिश भी रहेगी ही इज स्लीपिंग, बात एक ही है, दोनों टेंस की इंग्लिश एक ही बात है। तो बात समझ में आई कि आप हिंदी ना देखो बल्कि सेंस पकड़ो, जिस समय बात बोली जा रही है उस समय काम चल रहा है। इसका नेगेटिव बनाना हो तो नोट लगा देना, इंटरोगेटिव बनाना तो बस सिंपल जानते हो, इज एम आर शुरू में आ जाएगा, तुम क्या कर रहे हो,
यहाँ लिख दूँ, तुम क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग, बन गया। ये हमारा WH वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये डू की हमारी फोर्थ फॉर्म है जो कहलाएगी मेन वर्ब, मतलब ING फॉर्म होती है, कहलाती है मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म। तो तुम क्या कर रहे हो बन गया व्हाट आर यू डूइंग। आई होप बेसिक है बेटा, तो बेसिक के अंदर मैंने फिलहाल प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस साथ साथ में कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों को ही निपटा दिया है। इतनी सी बातें पहले पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको एडवांस पढ़ाऊँ और आपसे ये पूछूं कि इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, तो छूटती आंसर आना चाहिए परमानेंट एक्शन। अगर वो याद नहीं तो कम से कम फ्रीक्वेंट एक्शन या फिर फैक्ट, इतनी सी बातें पता होनी चाहिए। अगर पता है तो आपको एडवांस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अगर पूछा जाए तो सिंपल सी बात, टेम्पररी एक्शन, गोइंग ऑन। और ये क्या होता है कि ग्रेजुअल चेंज वगैरह क्या है, चेंज इन स्टेट, बेटा छोटे छोटे कंसेप्ट नहीं है, काफ़ी लंबे कंसेप्ट है। ये लेंगे हम एडवांस क्लास के अंदर और वो एक ही दिन में पूरा निपटा देंगे हम। मतलब 7-8 घंटे की वीडियो बनेगी, पूरी बन रहा है ऑलरेडी, हमारा काम हो चुका उसमें 90%, बट 10% रह गया है, थोड़ा एडिट करना रह गया उसको, फिर जल्दी आपको वो वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। तब तक हम बेसिक कवर कर लेंगे, ठीक। चलिए फिर इसको लिखिए। एक काम और करना, कुछ सेंटेंसेस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अगर देखो आप में से बहुत सारे बच्चे ना फर्स्ट टाइम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो पहले कई बार पढ़ चुके हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, ताकि एडवांस चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। तो अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में कुछ अच्छे सेंटेंस आ रहे हैं या कोई डाउट वगैरह है, तो कमेंट सेक्शन में सब कुछ कमेंट करना, ठीक। चलिए फिर लिखिए इसको, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।